मैं आपको सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ कि सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा और आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि बजट क्या होता है और इसे अर्थव्यवस्था में कैसे इसका उपयोग किया जाता है और क्या क्या इसके घटक हैं। तो सबसे पहले आपको बजट समझना ज़रूरी है कि बजट क्या होता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर बजट पे टिका हुआ है। क्योंकि आपकी नींव तब तक मजबूत नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप बजट समझिए। तो पहले डेफिनेशन पढ़िए, ये डेफिनेशन मैंने खुद ने लिखी है। एक वित्तीय वर्ष के दौरान जितना सरकार राजस्व प्राप्त करती है एवं जितना खर्च करती है, तो इसके योग को बजट कहा जाता है। अब आप थोड़ा बहुत तो समझ चुके हैं कि बजट क्या होता है। अब आपको डिटेल बताता हूँ कि बजट होता क्या है। देखिए, आपको पता है कि एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो कि एक अप्रैल से और 31 मार्च तक होता है, यानी कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक ख़त्म होता है। और आपको पता है कि एक फरवरी को जो हमारे वित्त मंत्री होता है, जो भी फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो बजट पेश करता है। तो इस बजट में होता क्या है कि जो जो भी वित्तीय वर्ष है उसके अंदर हमें जितना खर्च करना है और जितना हमें जनता से प्राप्त करना है, उस सब का योग बजट कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, आप अपने घर का बजट बनाते हैं। आप मान लीजिए कि आप एक मतलब आपका नाम ए व्यक्ति है, यानी कि ए नाम है आपका, और आप घर का बजट बना रहे हैं और आप मतलब कमाते हैं और आप अपने घर का बजट बना रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि एक वर्ष में आपका कितना खर्चा हो रहा है, तो उसी के आधार पर आप बजट बनाएंगे। आप ये देखेंगे आप खर्च कितना कर रहे हैं और आप मतलब प्राप्त कितना कर रहे हैं। आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से आप कितना पैसा प्राप्त कर रहे हैं और आप अपनी जो घरेलू जो आपकी जो भी सेवाएं हैं उस पर आप कितनी खर्च करते हैं। तो इसी से जैसे आपके घर का बजट बनता है, वैसे ही सरकार अपना बजट बनाती है। सरकार भी ये बजट बनाती है कि हमें एक वर्ष के दौरान कितना जनता पर खर्च करना है और कितना जनता से प्राप्त करना है, उन सब का जो योग होता है उसे बजट कहते हैं। तो आई होप आपको बजट तो समझ में आ गया होगा कि बजट कैसे बनता है और बजट होता क्या है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे बजट और भी इसे डिटेल में। सबसे पहले आप ये देख लीजिए बजट बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो ये कुछ 6 पॉइंट आपके पास लिखे हुए हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि बजट बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जीडीपी में संवृद्धि, यानी कि इसमें जीडीपी में वृद्धि होती है। संवृद्धि का मतलब होता है जीडीपी में वृद्धि। आपको पता है कि हमारी जो भारत की जीडीपी है वो बढ़ती जा रही है, तो इसका उद्देश्य, बजट का उद्देश्य ये होता है कि हमारी जीडीपी और भी ज़्यादा बढ़ जाए। सेकंड पॉइंट आप देखिए, संसाधनों का आवंटन। आवंटन आवंटन का मतलब होता है कि बंटवारा, यानी कि संसाधनों का सबसे ज़्यादा बंटवारा हो और वो किस में हो, जनता में। यानी कि जितने भी संसाधन हैं देश के, उनका बंटवारा जनता में हो। तीसरा देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान। सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है। सार्वजनिक का मतलब होता है जो वे वस्तुएं जो लोग मतलब जो आम लोग उपयोग करते हैं, यानी कि जो जनता उपयोग करती है, उन वस्तुओं का उनको प्रावधान मिले। आगे है आय तथा संपत्ति का पुनर्वितरण। जो भी जनता की आय है और संपत्ति है उसका पुनर्वितरण होता रहे, उन्हें रोजगार के अवसर मिले लोगों को और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। तो ये सब बजट बनाने के उद्देश्य है, इनमें आपको डीपली नहीं जाना है, बस आपको ये पता होनी चाहिए इसके। बस आपको एक बार इसे गौर से देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमें बजट की संरचना देखनी है। पूरे चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, जो ये मैंने बॉक्स बना रखा है पूरे चैप्टर में बस यही है और आपका चैप्टर खत्म। आपको बस बजट प्राप्तियाँ पढ़ना है और बजट व्यय पढ़ना है, दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि बजट प्राप्तियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। ऐसे ही बजट व्यय भी 2 प्रकार का होता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब यहाँ पे आपको एक गौर करने की चीज़ है, आपने देखा है कि बजट प्राप्तियों का मतलब क्या होता है। बजट प्राप्ति का मतलब वह पैसा या फिर वह आमदनी जो सरकार जनता से मतलब लेती है, जो जनता से मतलब हासिल होती है सरकार को, वह बजट प्राप्तियाँ होती हैं जो सरकार प्राप्त करती है जनता से। अब बजट व्यय क्यों क्या है, जो सरकार जनता पर खर्च करती है।
ये थोड़ी ना होता है कि सरकार सिर्फ पैसे लेती है जनता से, जनता पर खर्च नहीं करती। तो ऐसा नहीं होता। मतलब दोनों ही चीज़ें एक अर्थव्यवस्था में, एक इकोनॉमी में दोनों ही चीज़ें आवश्यक है। यानी कि जहाँ पर पैसे प्राप्त हो रहे हैं वहाँ पर खर्च भी होंगे, और जहाँ पर खर्च हो रहे हैं वहाँ पर प्राप्त भी होंगे। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है कि सरकार कैसे प्राप्त करती है और कैसे खर्च करती है। तो बजट प्राप्तियों के दो पार्ट है। सबसे पहले हमें राजस्व प्राप्तियां देखना है, फिर पूंजीगत प्राप्तियां देखते हैं। बजट प्राप्तियां मैंने बता दिया है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार को कुल प्राप्त होने वाली आय को बजट प्राप्तियां कहते हैं। और यह दो प्रकार की होती है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन से आगे समझ लेंगे राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। देखिए, मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि आपको बिना किसी खर्च के पैसे मिल जाएं। यानी कि आप एक स्टूडेंट है और आप कोई भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको पैसा मिल रहा है। तो वो क्या होगा, राजस्व प्राप्तियाँ। कैसे? जैसे आपको पॉकेट मनी मिल जाती है, आपको घर से पॉकेट मनी मिल जाती है मंथली। तो वो क्या होता है कि वो राजस्व प्राप्तियों में शामिल किया जाएगा, क्योंकि आपने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया है और फिर भी आपको पैसा मिल रहा है। तो सरकार को भी ऐसे होता है, सरकार किसी भी सेक्टर पर पैसे खर्च नहीं करती, फिर भी सरकार को पैसा मिलता है। और पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होते हैं कि जब सरकार पैसा पहले इन्वेस्ट करती है, फिर उस पैसे से पैसे का निर्माण होता है। यानी कि आपने कोई पैसा किसी भी चीज़ पर खर्च किया, मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीद ली, कार। अब उस गाड़ी से आप क्या करेंगे कि उस गाड़ी से आप, सवारी गाड़ी है वो, और उस गाड़ी से आप सवारी, मतलब सवारी बैठा कर उसे गाड़ी को चलाते हैं, तो उस सवारी से आपको पैसा प्राप्त होता है। तो ये पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं। ऐसे ही सरकार भी विभिन्न विभिन्न कंपनियों पर खर्च करती है, और उससे जो पैसा प्राप्त होता है, जो सरकार ऋण देती है किसी भी देश को, उससे जो प्राप्त होता है वो पूंजीगत प्राप्ति होती है। इसे हम डीपली समझते हैं डेफिनेशन से। तो सबसे पहले देखिए कि राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती है। ऐसी प्राप्तियां जिन्हें सरकार बिना किसी खर्च के प्राप्त करती है, अर्थात यह सरकार के राजस्व कोष को बढ़ाती है। यानी कि ऐसी प्राप्तियां जो सरकार को बिना किसी खर्च के प्राप्त होती हैं। आप ये डेफिनेशन देखिए, ये मैंने खुद लिखी है और ये आपको समझ में आने वाली है, क्योंकि आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको ये ही चीज़ें मिलेंगी, लेकिन वो अलग तरीके से मिलेंगी, इसलिए आपको समझने में कठिनाई होगी। इसलिए आप ये डेफिनेशन पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आएगी। तो आपको पता चल गया होगा कि राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती है। एग्जाम्पल से आप और भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। जैसे जीएसटी होता है, ये बिना किसी खर्च के सरकार को प्राप्ति होती है। जीएसटी क्या होता है, देखिए कि जो हमारी जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जो भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं हम उपभोग करते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी कहते हैं। ये वस्तु और सेवा का कर होता है। तो ये सरकार को बिना किसी खर्च के प्राप्त होता है। और जितने भी टैक्स आपको याद हैं, जितने भी टैक्स हैं, वो सब राजस्व प्राप्तियाँ होती है, क्योंकि ये सरकार को बिना किसी खर्च के प्राप्त होती है। अब आगे देखते हैं हम इसके घटक क्या हैं। राजस्व प्राप्तियों के बहुत से घटक है, मतलब इसके प्रकार तो दो हैं, कर प्राप्तियाँ और करेत्तर प्राप्तियाँ। और कर प्राप्तियों के बहुत से घटक हैं और करेत्तर प्राप्तियों के भी बहुत से घटक हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कर प्राप्तियाँ और करेत्तर प्राप्तियाँ क्या होती है। ये इसको इंग्लिश में कहते हैं टैक्स रिसिप्ट, और इसको कहते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट। यानी कि वो पैसा जो सरकार को टैक्स से मिलता है वो कर प्राप्तियाँ कहलाती है, और वो पैसा जो बिना किसी टैक्स के मिलता है वो करेत्तर प्राप्तियाँ कहलाती है। ये थोड़ा नाम कठिन है, लेकिन आपको ये समझना है। इंग्लिश में समझ लीजिए टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स आपको देखना है, जितने भी टैक्स के नाम आपको याद हैं सारे टैक्स आप लिख दीजिए। जितने भी टैक्स आपको याद हैं वो सब, जितने भी सरकार टैक्स लेती है वो सब टैक्स किस में आएंगे, वो कर प्राप्तियों में आएंगे, यानी कि वो टैक्स रिसिप्ट में आएंगे। और जितने भी जो ये होते हैं ये समझ लीजिए आप, क्योंकि इन चीज़ों से आप परिचित हैं और ये चीज़ें आपको नहीं पता। तो करेत्तर प्राप्तियाँ क्या होती हैं, जैसे शुल्क होता है, किसी भी ज़मीन पर सरकार शुल्क लगा देती है, यानी कि उस पर एक चार्ज लगाती है। किसी भी प्लॉट पर सरकार चार्ज लगाती है तो वो शुल्क होता है। या किसी भी बैंक पर लगा देती हैं, किसी भी सरकारी संस्था पर लगा देती हैं, ये शुल्क होते हैं, ये टैक्स नहीं होता, ये शुल्क होता है। दूसरा होता है जुर्माना, जो आपको पता है कि आपने कानून तोड़ोगे तो आप पे जुर्माना लगेगा। तो वो जुर्माना कहाँ जाता है, वो सारा सरकार के पास जाता है। ये सारे फाइन्स सरकार के पास जाते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है एस शीट। देखिए एस शीट क्या होता है, ये एग्ज़ाम के ओवरव्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, क्योंकि ये मैंने पूरा डिटेल में आगे लिखा है। तो
आगे तक आप वीडियो देखिए, मैं आपको आगे ज़रूर समझाऊंगा। और भी होते हैं सरकारी उद्यमों से जो आय प्राप्त होती है, और अनुदान और जो दान प्राप्त होती है, ये करेतर प्राप्तियाँ होते हैं, ये नॉन टैक्स रिसिप्ट होती हैं। इससे पहले आप कर की यानी कि जो टैक्स होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। देखिए ये क्या होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कहीं भी, और आपसे कोई भी पूछ सकता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है। आपकी वैसे भी लाइफ में इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो प्रत्यक्ष कर होता है वो किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर लगाया जाता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर जो टैक्स लग रहा है तो वो प्रत्यक्ष टैक्स होगा, यानी किसी एक व्यक्ति पर लग रहा हो या फिर किसी एक कंपनी पर टैक्स लग रहा हो। जैसे मान लीजिए एक जो टीचर होता है, वो टीचर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में देता है, तो वो टैक्स कैसा कहलाएगा, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, क्योंकि सरकार उससे डायरेक्ट पैसे ले रही है, तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाएगा। और अब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। अप्रत्यक्ष कर वस्तु एवं सेवाओं पर लगाया जाता है, यानी कि वस्तुओं पर और सेवाओं पर लगाता है, ये किसी व्यक्ति पर नहीं लगता। वस्तुएं सेवाएं कैसे, जैसे आप कोई भी पिज़्ज़ा खाते हैं और कोई भी बर्गर खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सभी पर टैक्स लगा हुआ होता है, और सभी वस्तुओं पर टैक्स लगता है। और जितने भी टैक्स होते हैं जो कि किसी व्यक्ति पर नहीं लगते, वस्तुओं पर लगते हैं, वो अप्रत्यक्ष टैक्स होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, इसका भार सीधे तौर पर किसी व्यक्ति को उठाना पड़ता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति या किसी कंपनी को इसका भार उठाना पड़ता है, लेकिन इसका भार दूसरे दूसरे के कंधों पर डाल दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देख लीजिए आप। उदाहरण इसके तो आयकर हैं, जो कि मतलब इनकम टैक्स होता है, वो भी इसी का उदाहरण है। निगम कॉरपोरेट टैक्स होता है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल जीएसटी, उत्पादक शुल्क, उत्पादन शुल्क जो भी है, वो इसका उदाहरण है। अब देखिए कि इसका भार दूसरे के कंधों पर कैसे डाल जाता है, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, मान लीजिए आप किसी पिज़्ज़ा हट में जाते हैं या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर आप पिज़्ज़ा खरीदते हैं। तो मान लीजिए जो आपको पिज़्ज़ा 200 रुपये का मिल रहा है, आपको पिज़्ज़ा 200 रुपये का मिल रहा है, और उस पर 50 रुपये का टैक्स है, 50 रुपये का उस पर टैक्स है। तो कुल कितना रुपये हो गया, कुल हो गया 250 रुपये, यानी कि 200 और 50 कितना हो गया, 250 रुपये। अब ये जो 250 रुपये हो गया, तो आप जो पिज़्ज़े की रियल रेट थी वो कितनी थी, 200 रुपये थी, लेकिन आपको 50 रुपये तो टैक्स में देने पड़े ना, तो आपको 250 रुपये देने पड़े। अब क्या होता है कि जो टैक्स होता है वो तो उस पिज़्ज़े वाले जो पिज़्ज़ा बेचता है उस पर लगाया जाता है, आप पर थोड़ी ना लगाया जाता है। लेकिन आपको पैसे तो आपको भुगतान करने पड़ते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा तो आप खा रहे हैं, आप नहीं देंगे तो आपको पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। तो वो जो जो पिज़्ज़ा कंपनी वाला है वो उस टैक्स का बोझ आप पर डाल रहा है। तो ये इसका मतलब ये होता है, ये अप्रत्यक्ष कर है, ये आप पर ये मतलब किसी भी व्यक्ति पर डाल दिया जाता है। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये दूसरे के कंधों पर कैसे डाला जाता है। तो आई होप आपको इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में अंतर समझ में आया होगा। एक बार इसको पढ़ लीजिए जो मैंने लिखा है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। और भी कुछ अन्य कर होते हैं, प्रगतिशील तथा प्रतिगामी कर, मूल्य वृद्धि कर तथा विशेष। ये मैंने इस डिटेल में ऐसे नहीं लिखे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूछा जाएगा तो आपसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये मुझे पता है। और क्योंकि सीबीएसई इतनी टाइट नहीं है कि आपसे ये चीज़ें पूछ ले। और फिर भी अगर आपकी उसके लिए मैं बता देता हूँ कि प्रगतिशील तथा प्रतिगामी कर क्या होता है और मूल्य वृद्धि तथा विशिष्ट कर क्या होता है। देखिए, जो प्रगतिशील कर होता है उसका मतलब होता है कि ये जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका मतलब उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, यानी कि जिसकी आय ज़्यादा होती है उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो अमीर होता है उसे ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है और जो गरीब होता है उसे कम टैक्स भरना पड़ता है। जैसे किसी भी कर्मचारी की 50,000 सैलरी है, तो उसे उस पर मतलब मान लीजिए 10% उसे टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसको 5,000 उसे टैक्स देना पड़ रहा है। और किसी गरीब व्यक्ति की 10,000 सैलरी है, तो उसे सिर्फ मतलब 1,000 रुपये देना पड़ रहा है। और मतलब इससे जो अमीर होते हैं वो ज़्यादा
मतलब उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और जो गरीब होते हैं उसे कम टैक्स देना पड़ता है। और ऐसे ही प्रतिगामी कर का मतलब होता है इसके विपरीत, यानी कि इससे गरीब ज़्यादा गरीब होते रहते हैं और अमीर ज़्यादा अमीर होते रहते हैं। तो इसे गरीबों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है और अमीरों को कम देना पड़ता है। यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उस वो तो समान दोनों के लिए समान होती हैं, लेकिन गरीब गरीब को जो गरीब कम पैसे कमाते हैं उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है और जो अमीर होते हैं जो ज़्यादा कमाते हैं उसको भी उतना ही टैक्स देना पड़ता है। तो ये बस आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस आप एक बार बुक में से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मूल्य वृद्धि कर वो होता है जो कि जैसे जैसे वस्तुएं किसी आगे मतलब वस्तुओं का जैसे जैसे उत्पादन होता रहता है, जैसे वस्तुएं अपना नया रूप लेती रहती हैं, वैसे उसमें मतलब पैसों में उसकी बढ़ोतरी होती रहती है। एग्जाम्पल से समझिए आप, जैसे एक पिज़्ज़ा बना, उस मतलब बिना मतलब एक ब्रेड बनी और ब्रेड से पिज़्ज़ा बना, तो ब्रेड से पिज़्ज़ा बनने तक उस पर टैक्स लगेगा और वो पिज़्ज़ा अब तक आएगा तो उस पर और ज़्यादा टैक्स लग जाएगा। ये मैं किसी रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, आपको जो गलियों में मिलता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ। तो उस पर टैक्स बढ़ता रहता है, तो इसे मूल्य वृद्धि कर कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु पर टैक्स बढ़ता ही रहता है। ऐसे विशिष्ट कर होता है, ये आपको बस नाम इसके पता होने चाहिए, आपको बस एक बार पढ़ लीजिए इसे बुक में। अब जो मैंने एस शीट बताया है उसे मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उसे मैं ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपसे पूछे जाएंगे। देखिए एस शीट क्या होता है, पहले आप पढ़ लीजिए एस शीट क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। एस शीट से अभिप्राय सरकार की उस आय से हैं जो उन लोगों की संपत्ति से प्राप्त होती है जिनकी मृत्यु बिना किसी कानूनी उत्तराधिकारी को नियुक्त किए हो जाती है। इस संपत्ति का कोई दावेदार नहीं होता, सरकार के लिए आय का स्रोत है। देखिए एस शीट क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। और ये एग्ज़ाम के रूप से इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मान लीजिए कि एक परिवार में एक व्यक्ति है, वो परिवार में बिल्कुल अकेला है, ना कोई उसका बेटा है, ना कोई उसका भाई है, ना कोई उसकी पत्नी है, ना ही कोई उसका रिलेशन है। बिल्कुल वो अकेला है क्योंकि उसके जो जितने भी रिलेशन हैं वो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके या फिर उनकी पहले ही डेथ हो चुकी। अब वो व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी संपत्ति है, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाती है तो उस संपत्ति का कोई वारिस नहीं होता, कोई भी नहीं होता कि उस संपत्ति पर अपना अधिकार जमा सके। तो ऐसे में क्या होता है कि सरकार कहती है कि जब ऐसी स्थिति में कोई भी उस संपत्ति का दावेदार नहीं होता, यानी कि कोई भी उसका वारिस नहीं होते संपत्ति का, तो वो संपत्ति सारी सरकार की हो जाएगी, यानी कि वो ऑटोमेटिकली सरकार के पास चली जाएगी जिस संपत्ति का कोई दावेदार नहीं होगा। तो इसे एस शीट कहते हैं और ये इंग्लिश में भी एस सी टी ही लिखा जाता है और हिंदी में भी एस सी टी ही लिखा जाता है, ये आपको नाम पता होना चाहिए। तो ये एक आय का मुख्य स्रोत है, इससे सरकार को अच्छी खासी आमदनी भी प्राप्त हो जाती है और ये पूंजीगत प्राप्त मतलब ये राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। अब हम पूंजीगत प्राप्तियां देखते हैं। आई होप आपको एस शीट समझ में आ गया होगा, आसान था ना। आपको क्या करना है कि इस वीडियो के बाद आपको जो बुक है, कोई सी बुक आप पढ़ रहे हैं, टी आर जैन पढ़ रहे हैं तो टी आर जैन को आपको एक बार पढ़ना है, क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको उसमें मिल जाएंगी और आपको आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो आपको बुक ज़रूर पढ़ना है इस वीडियो के तुरंत बाद। अब आपको देखना है पूंजीगत प्राप्तियाँ, क्योंकि हमने राजस्व प्राप्तियाँ पढ़ ली है। देखिए पूंजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ होती हैं जिससे सरकार को अपना दर्ज मतलब धन खर्च करना पड़ता है, अर्थात यह प्राप्तियाँ सरकार को राजस्व कोष को बढ़ाती है और कम करती है, राजस्व कोष को घटाती है अर्थात कम करती है। जैसे कर्ज में दिया गया पैसा, देखिए होता क्या है कि जो पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है इसे प्राप्त करने के लिए पहले सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं, उसके बाद सरकार को पैसे प्राप्त होते हैं। कैसे, मान लीजिए एक ए नाम का देश है, कोई भी देश मान लीजिए, और ये भारत है, इंडिया है। तो भारत ने इस देश ने भारत से लोन मांगा क्योंकि इस देश के पास पैसे की कमी हो गई है, उसने भारत से लोन मांगा। तो भारत ने क्या किया कि इस देश को लोन दे दिया। अब जो भारत ने लोन दिया है तो इस ए नाम के देश को लोन दिया है, उस लोन से जो भी ब्याज प्राप्त होगा सरकार को, तो उससे सरकार की आमदनी मतलब जो भी प्राप्त होगा उससे मतलब सरकार का जो राजस्व है वो बढ़ेगा। और सरकार ने पहले तो पैसे खर्च किए हैं फिर उसको पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो ये पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है, यानी कि पैसे पहले सरकार पैसे खर्च करती है फिर उसके बाद सरकार को पैसे प्राप्त होती है, सीधे कोई पैसे प्राप्त नहीं होता है। इसमें कोई भी टैक्स नहीं आता, इसमें
जितने भी लोन्स होते हैं, जितने भी प्रकार के लोन्स होते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में आपको पता है कर्ज में दिया गया पैसा, तो ये डेफिनेशन आपको पढ़नी है। अब पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं, इसके कुछ टाइप हैं, जैसे ऋणों की वसूली होती है, ऋण पर जितना ब्याज होता है वो जितनी भी सरकार उधार देती है, उधार भी देती है कभी कभी किसी भी देश को दे देती है, और जितनी भी अन्य प्राप्तियाँ होती है, यानी कि जितने भी अन्य टैक्स होते हैं या फिर अन्य जो भी कंपनियों से प्राप्त होते हैं, किसी भी सोशल सेक्टर से प्राप्त होते हैं, वो पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है। ये आसान था क्योंकि ये किसी भी मतलब सरकार को पहले लोन देना होता है, उसी पर जो ब्याज आता है उसे पूंजीगत प्राप्तियाँ कहते हैं, आप ये समझ लीजिए। अब हमें व्यय के ऊपर आते हैं, यानी कि हमने ये तो देख लिया कि सरकार केवल पैसा प्राप्त कर रही है, अब हमें ये देखना है कि सरकार कितना खर्च कर रही है। तो जो सबसे पहले हमें बजट व्यय देखना है, यानी कि सरकार कितना बजट को खर्च करती है। तो डेफिनेशन देखिए, एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा कुल खर्च को बजट व्यय कहते हैं। यानी कि जो एक ही जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो आपका फिस्कल ईयर होता है, उसके दौरान सरकार जितना भी खर्चा करती है उसे बजट व्यय कहते हैं, एक वर्ष के दौरान। और एक वर्ष की अवधि आपको ध्यान रखनी है, ये वाला नहीं होता 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये नहीं होता। सरकार का वित्तीय वर्ष अलग होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये आपको याद रखना है। मैंने बताया था पहले भी कि बजट व्यय के 2 प्रकार होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। सबसे पहले हम राजस्व व्यय देख लेते हैं। यहाँ पर व्यय को एक्सपेंडिचर कहते हैं, आपको पता है कि एक्सपेंडिचर आपने पहले भी सुन रखा है। तो आपको राजस्व व्यय देखते हैं पहले क्या होता है। ऐसा व्यय जो जनता एवं सरकार की आपातकालीन स्थिति पर खर्च किया जाता है, इससे धन का निर्माण नहीं होता है, यानी कि इससे धन का निर्माण नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप पहले, सरकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन और वृद्धावस्था पेंशन और आर्थिक सहायता, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है, मान लीजिए एक टीचर का एग्जांपल ले लीजिए, टीचर को जितना भी वेतन सरकार देती है, क्या सरकार को उससे कुछ फ़ायदा है? नहीं है, क्योंकि सरकार वो वेतन दे रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जो भी वेतन दे रही है उससे सरकार को कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा, ना कि पूंजीगत व्यय के अंदर। और अगर सरकार को उससे फ़ायदा होता तो वो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आता। और वैसे ही आप वृद्धावस्था पेंशन देख सकते हैं, जैसी जो हमारे ओल्ड एल्डर्स होते हैं उनको जो पेंशन मिलती है उसे हम वृद्धावस्था पेंशन कहते हैं, और ये भी राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। और आर्थिक सहायता, जो भी सब्सिडीज़ देती है सरकार, जो भी किसी भी गरीब को आर्थिक सहायता देती है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अब आपको समझ आया है राजस्व व्यय क्या होता है, जिससे मतलब सरकार को जिसका खर्च करने से सरकार को कोई फ़ायदा ना हो, वो राजस्व व्यय होता है। अब हमें पूंजीगत व्यय देखना है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। अब हमें पूंजीगत व्यय देखना है, हमने राजस्व व्यय देख लिया है। अगर कोई भी डाउट हो उस चीज़ में, या अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, मैं कमेंट में ही आपका सॉल्यूशन दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, और इसके बाद आपको बुक ज़रूर पढ़नी है। अब पूंजीगत व्यय देखते हैं हम, पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो देखिए, वह व्यय जो सरकार विभिन्न सेक्टरों पर खर्च करती है, यानी कि इन्वेस्ट करती है, और इससे धन का निर्माण होता है। यानी कि उसमें हमने क्या देखा कि उसमें जो सरकार खर्च करती है उससे धन का कोई निर्माण नहीं होता, सरकार को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये जो भी खर्च करती है उससे सरकार को मतलब फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने किसी रेलवे सेक्टर पर खर्च किया तो उससे सरकार को फ़ायदा हो रही है, क्योंकि जो वो रेल होती है उसमें बहुत से मतलब आपको जो भी सवारी होती है उसमें बहुत सी सवारियाँ यात्रा करती है, और उससे जितना भी उसकी कमाई होती है रेलवे की, वो सब सरकार के पास जाती है, और इससे सरकार को फ़ायदा होती है। और जितने भी सरकार उस पर मतलब और भी चीज़ों पे खर्च करती है, जिस मतलब किसी कंपनी पे सरकार खर्च कर रही है और उस कंपनी को फ़ायदा होती है तो सरकार को भी उससे फ़ायदा होती है। एटॉम एनर्जी पे मतलब खर्च करती है सरकार, उससे उसको फ़ायदा होती है। और जितनी भी चीज़ों पे और चीज़ों पे भी जितनी भी चीज़ आपको याद हो और भी चीज़ आप लिख सकते हैं। आपको कम से कम 10 ऐसी चीज़ों की सूची बनानी है जिन चीज़ों पर खर्च करने से सरकार को फ़ायदा होता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उससे पूंजीगत व्यय प्राप्त होता है, यानी कि इसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है रेलवे पर किया गया खर्च, किसी कंपनी पर किया गया खर्च, तो ये सब पूंजीगत प्राप्तियाँ होती है। देखिए, इन परिस्थितियों में धन का निर्माण होता है, ये बात आपको याद रखनी है।
और ये सरकार का राजस्व कोष बढ़ाता है, यानी कि इससे सरकार का कोष भी बढ़ता है। इससे पहले हमने जो राजस्व व्यय देखा उससे सरकार का कोष घटता है, यानी कि उसमें सरकार के कोष में कमी आती है, लेकिन उससे पैसा कोई भी पूंजी निर्माण नहीं होता, लेकिन इससे पूंजी का निर्माण होता है। अब हमें बजटीय घाटा, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ये सब देखना है। तो सबसे पहले देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है सीधे डेफिनेशन भी कि बजटीय घाटा क्या होता है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए जो नॉलेज के लिए। तो जब सरकार का बजट व्यय अधिक हो, अर्थात जब खर्चा ज़्यादा होता है और प्राप्त होने वाली आय कम होती है, तो उसे बजटीय घाटा कहते हैं। मान लीजिए सरकार को जो जनता से होने वाली आय, प्राप्त होने वाली आय है वो कम हो, और सरकार जो जनता को खर्च कर रही है वो ज़्यादा खर्च कर रही है, तो उसे बजटीय खाता कहते हैं, यानी कि खर्चा ज़्यादा और पैसा मतलब प्राप्त कम। ऐसे आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, आप इसे समझ सकते हैं, यानी कि आमदनी तो केवल 98 की हो रही है और खर्चा रुपया हो रहा है। और राजस्व घाटा आप देख सकते हैं, राजस्व घाटा क्या है। जब सरकार का राजस्व कम, मतलब राजस्व कम हो जाता है, अर्थात सरकार के राजस्व में कमी आ जाती है, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व क्या होता है, यानी कि इसे इंग्लिश में रिवेन्यू कहते हैं। सरकार के पास एक ऐसा कोष होता है जिसे सरकार खर्चा करती है, या फिर मतलब ऐसा कुछ होता है सरकार के पास जिसमें वो मतलब पैसे होते हैं उसके पास, सरकार के पास, ये उसी की बात हो रही है। तो इससे क्या होता है कि सरकार का जो राजस्व कोष है तो इसमें कमी आ जाती है, उसे ही राजस्व घाटा कहते हैं। यानी कि सरकार के पैसों में कमी आ जाना ही राजस्व घाटा कहलाता है। एग्जाम्पल ये, इसमें सरकार का खर्च ज़्यादा होता है। आप राजकोषीय घाटा आप देखिए, राजकोषीय घाटा क्या होता है। जब सरकार के राजकोष में बिल्कुल ही मतलब से बहुत ही ज़्यादा इतनी कमी आ जाए कि सरकार के पास कोई भी पैसा ना बचा हो और सरकार को दूसरे देशों से ब्याज लेना पड़े। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कमी तो आती है, लेकिन इसमें किसी भी देश से ब्याज नहीं लेना पड़ता, वो अपने मामला सुलझा लेती है। लेकिन राजकोषीय घाटा में क्या होता है कि इसे किसी भी देश या बैंक से सरकार को ब्याज लेना ही पड़ता है। ऐसा हुआ था 1990 में, जब सरकार के पास बिल्कुल कोष नहीं बचा था और उसने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। तो ऐसा होता है कभी कभी। यह सरकार द्वारा लिए गए ऋणों को दर्शाता है। जब सरकार विभिन्न देशों या बैंकों से कर्ज लेती है, यहाँ तक कि भारतीय रिजर्व बैंक से भी कर्ज लेती है, तो जितने भी बैंक है, जितने वर्ल्ड बैंक है, IMF है, सभी से अगर भारतीय सरकार कर्ज ले रही है, तो ये दर्शाता है कि भारत का राजस्व मतलब राजकोषीय कोष कम होता जा रहा है और राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। और जितने भी देशों से लेती है, मान लीजिए किसी देश से भी, किसी भी नाम के देश से भारतीय सरकार पैसे ले रही है, तो ये भी राजकोषीय घाटा दर्शाता है। इसके बस आपको डेफिनेशन मतलब मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए, आपको डीपली बस चैप्टर में मिल जाएगा, आप डीपली चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हमें संतुलित बजट और असंतुलित बजट के बारे में पढ़ना है। ये मुझे लगता है कि पूछ भी लिया जा सकता है। देखिए, जब आय तथा व्यय दोनों बराबर हो तो इस स्थिति को संतुलित बजट कहा जाता है। देखिए, जब सरकार को प्राप्त होने वाली आय भी 100 रुपये हो और खर्च करने वाली आय भी 100 रुपये हो, ये एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये बता रहा हूँ, कहीं समझ मत लेना इसे 100 रुपये प्राप्त होता है, ये सिर्फ आंकड़े हैं, तो इसमें मत जाइए आप, ये समझिए बस, आप फैक्ट्स को समझिए कि कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए जब सरकार को जो मतलब पैसे प्राप्त होते हैं जनता से, वो भी 100 रुपये हो और जितना सरकार खर्च कर रही है वो भी 100 रुपये हो, तो इस स्थिति को संतुलित कहते हैं। यानी कि जितना प्राप्त कर रही है सरकार उतना ही खर्च कर रही है, तो इसे संतुलित कहते हैं। ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। असंतुलित में क्या होता है कि सरकार को मतलब 50 रुपये प्राप्त हो रहे हैं और सरकार 60 रुपये खर्च कर रही है, या फिर 40 रुपये खर्च कर रही है, मतलब बराबर नहीं होता इसमें बजट, इसमें गड़बड़ी होती है। यानी कि कोई खर्चा ज़्यादा हो सकता है या फिर मतलब प्राप्त होने वाला पैसा ज़्यादा हो सकता है। डेफिनेशन पढ़िए, आपको और समझ में आएगा। जब सरकार की आय और व्यय बराबर नहीं होते तब इसे असंतुलित बजट कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, बजट और घाटे का बजट। देखिए, बजट का बजट क्या होता है, जब सरकार को जो पैसा प्राप्त होता है वो ज़्यादा हो बजाय जो खर्च करती है सरकार उसके। यानी कि सरकार पैसे 500 रुपये प्राप्त कर रही है और खर्च कर रही है 200 रुपये, तो इससे सरकार को फ़ायदा हुआ है ना। अब घाटे का बजट क्या होता है कि सरकार
जैसे मतलब सरकार घाटे में जा रही हो, यानी कि खर्चा ज़्यादा हो रहा हो, वही स्थिति आ जाती है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, यानी कि सरकार प्राप्त तो 50 रुपये कर रही है और खर्चा कितना हो रहा है, 200 रुपये। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। डेफिनेशन आप देख लीजिए, वही है। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।